तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि है भूगर्भ विज्ञान। अब देखते हैं भूगर्भ क्या है। तो भूगर्भ इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यह पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया था। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, सेल या सियार, दूसरा हो गया सीमा और तीसरा हो गया निफा या निफे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या सियाल के बारे में। तो सियाल क्या है? तो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। यह 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक गहरा है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। इसमें ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। सीमा यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलती है। इसकी गहराई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर है। निफ यह पृथ्वी की आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। तो अभी हम लोगों ने देखा सियाल जो कि अम्लीय है और ठोस है, सीमा जो कि क्षारीय है, प्लास्टिक का है, उद्धतल है, मैग्मा है इसमें। और निफ में क्या है? तो तरल है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो ये हो गया लिथोस्फीयर हो गया। सियाल को कहते हैं लिथोस्फीयर, सीमा को कहते हैं पायरोस्फीयर और निफ को कहते हैं बेरिस्फीयर। तो इसको याद रखने का हो गया SI से हो गया सिलिकॉन, तो मतलब सिलिकॉन हो गया, और AL से हो गया एल्युमिनियम हो गया, और MN से मैग्नीज हो गया, NI से निकेल हो गया, FE से लोहा हो गया। कैनरॉड मेंटल या भूप्रवाह यह पृथ्वी के बीच वाला परत है। यह पृथ्वी के कौन सा है? ये बीच वाला परत है जो अर्ध तरल है, जो कि आधा जो है ना वो तरल है, अर्थात प्लास्टिक के समान, मतलब प्लास्टिक जैसा गला हुआ जो रहता है ना, गर्म करते हैं तो वो वैसा ही तरल है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलती है। तो तरल मैग्मा कहाँ से निकलती है? तो ज्वालामुखी जब ये बहता है तो उस समय वो जो है ना तरल मैग्मा निकलती है भूप्रवाह से। तरल मैग्मा इसी परत से निकलती है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपी तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे विथ ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। इसका औसत घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 जी है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे दो भागों में बांटते हैं। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, तथा निचली परत को मेटल कहते हैं। क्रोड हो गया। यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक 6000 डिग्री रहता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व 11 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर और तथा निचली कोर। असंबद्धता पृथ्वी के परत के मध्य पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को
क्षेत्र को कोनोरॉड असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी क्रोड प्लस निचली क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को लो मेन असंबद्धता कहलाता है। क्रस्ट हो गया मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को मोहो असंबद्धता कहते हैं। मेंटल प्लस क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। तो पहले क्या था? ये धधकता हुआ आग का गोला था प्रारंभ में। कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ। फिर बाद में जो है ना, इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। पहले धधकता हुआ आग था पृथ्वी, उसके बाद वो सिकुड़न इसमें महसूस हुआ और वो सिकुड़ गया। कुछ समय के पश्चात पृथ्वी के 2 भाग हो गए। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है ना, वो जो सिकुड़ा और वो 2 भाग में ये बट गए। बाहरी भाग को पैंथलाशा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। और चलकर आगे चलकर पेंजिया 2 भागों में बट गया। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड जो कि लॉरेशिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में तेथिस सागर था, जहाँ आज हिमालय पर्वत स्थित है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। बेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? ये बेगनर ने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पेंथलाशा का भाग है। वर्तमान में पेंथलाशा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर का नाम दिया गया है। ये पहले ऐसी थी पृथ्वी, उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसे करके सिकुड़न आया तो ये हो गया पेंजिया हो गया, अंदर वाला ये हो गया पेंजिया, बाहर वाला हो गया पेंथिलाशा। दोनों मतलब पहले देख रहे हैं एक है, उसके बाद ये दोनों टूट गया तो ये बन गया, पहले बन गया ऊपर वाले को अंगारा लैंड बन गया, नीचे में ये गोंडवाना लैंड हो गया। और ये जो बीच में जो है, ये जो बीच में जो दिख रहा है, ये हो गया तेथिस सागर। ये तेथिस सागर है, तेथिस सागर इसको कहा गया। वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की आमने सामने के तटों में अद्भुत समानता है। इसी तरह उन्हें अमेरिका के पूर्व तट तथा यूरोप के पश्चिम तट पर भी समानता देखने को मिला। इस तरह उन्होंने देखा कि पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान की तट रेखा से मिलाया जा सकता है तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है। वेगनर ने इसे साम्य स्थापना अथवा जिसे स्वफिट नाम दिया। अब हम लोग देखते हैं प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हैरी हैस ने दिया। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे इसके अनुसार जो है ना, पृथ्वी बहुत मोटी प्लेट पर टिकी हुई है। इस प्लेट की मोटाई लगभग 100 किमी होती है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट, पहला हो गया उत्तरी अमेरिका का प्लेट,
उत्तरी उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर प्लस उत्तर अमेरिका महासागर। दक्षिणी अमेरिका का प्लेट हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप प्लस दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक प्लेट हो गया, अटलांटिक महासागर प्लस अटलांटिक को चारों ओर से घेरते हुए महाद्वीपीय प्लेट हो गया। अफ्रीकन प्लेट हो गया, अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लस पश्चिमी हिंद महासागर। यूरेशियन प्लेट हो गया, यूरोप प्लस एशिया प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गया, किसको किसको जोड़ता है तो भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद महासागर हो गया। प्रशांत महासागर का प्लेट हो गया, प्रशांत महासागरीय नितर। प्लेटों के अभिसारण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। नवीन पर्वतों के नीचे भी भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेपाल यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर है, जिस कारण वहाँ भूकंप आती हैं। इंडियन प्लेट के ऊपर यूरेशियन प्लेट मिलता है। इंडियन प्लेट के ऊपर यूरेशियन प्लेट मिलता है। यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ा है। यह इंडियन प्लेट से आकर मिलता है। यह इंडियन प्लेट से आकर मिलता है। जब कभी इस पर झटका पड़ता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल का क्षेत्र दहल जाता है। यह पूरी महाद्वीप के बीचों बीच से आ रहा है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीप भूकंपीय पेटी कहते हैं। इंडियन प्लेट नीचे के हिस्से से ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराता है, लेकिन जहाँ पर यह टकराता है वह हमारा मुख्य भूमि नहीं है। यह अंडमान निकोबार में टकराता है और यह समुद्र क्षेत्र है, इसलिए यहाँ भूकंप ना आकर सुनामी आती है। यूरेशियन प्लेट प्रशांत महासागर वाला प्लेट से टकराता है। यूरेशियन प्लेट कहाँ टकराता है? प्रशांत महासागर वाले प्लेट से टकराता है और वहाँ एक छोटा सा प्लेट फिलीपींस प्लेट टकराता है। इस सभी प्लेटों पर जापान स्थित है। ये सब क्या है? तो जापान स्थित है, इसलिए जापान में सुनामी और भूकंप दोनों आते हैं। अगर दो प्लेट पास आते हैं तो टकराकर भूकंप आता है। जब यह बहुत तेज़ी से टकराते हैं या दूर जाने लगते हैं तो वहाँ दरार पड़ने लगता है। जैसे ही वहाँ गैप बनता है तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा गर्म होकर बाहर निकलने लगता है और वह ज्वालामुखी का रूप ले लेता है और वहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहाँ भूकंप नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं वहाँ पे? क्योंकि ये किसी भी प्लेट के पास भी नहीं है, किसी भी प्लेट के समीप नहीं है। प्लेटों का संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धारा उपस्थित रहती हैं। ये धाराएं 100 से 225 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती हैं। प्लेटों के प्रकार हो गए। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज़्यादा भारी होती हैं। संरचनात्मक प्लेट हो गया। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील करते हैं तब उन दो प्लेटों के मध्य दरार पड़ती है और इस दरार से मैग्मा बाहर आ जाता है और एक नवीन भूपटल का निर्माण करता है। इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। तो यही रहा रचनात्मक किनारा। इस प्लेट को अपसारी प्लेट भी कहते हैं तथा प्लेटों की गति
को अपसारी गति भी कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहाँ से अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही हैं। विनाशी प्लेट जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के दिशा में गतिशील होती है तो प्लेटों के विनाश का कारण बनती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी घनत्व वाले प्लेट हल्की घनत्व वाले प्लेट के ऊपर आ जाती हैं। चूँकि यहाँ प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। देख लीजिए, ये रहा विनाशात्मक प्लेट। ये प्लेटें जहाँ मूर्ति है उसे बेनी ऑफ मिथिला या बेनी ऑफ जोन कहते हैं। यहीं पर मुर्दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि। रूपांतर या संरक्षी प्लेट जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करती है, जिससे ना तो किसी प्रकार की भूपर्पटी का निर्माण होता है और ना ही भूपर्पटी का विनाश होता है, इसे रूपांतर या संरक्षी प्लेट कहते हैं। ये रहा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भूकंप पढ़ेंगे। भूकंप क्या है देखते हैं। तो भूपर्पटी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। मूल क्या है? तो पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। अधिकेंद्र पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है अधिकेंद्र कहलाते हैं। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर पहुंचती है। क्या अधिकेंद्र पे पहुंचती है। भूकंप में जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। यह प्रत्यास्थ ऊर्जा पृथ्वी को हिला देती है और यह तरंग के रूप में निकलती है। भूकंपीय तरंग। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, पी एस तथा एल। पी तरंग इसकी 4 से 4 और उसके बाद 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी चाल जो है ना, इसकी चाल होती है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंग अनुदैर्ध्य होते हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है। यह सबसे कम क्षति पहुंचती है। एस तरंग एस तरंग की चाल कितनी होती है? 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह पी तरंग के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती हैं, जिस कारण द्रव में नहीं चल सकती। सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है, इससे क्षति पी के तुलना में अधिक होती है। एल तरंग की खोज किसने की है? तो एच डी लव ने किया। इन्हें धारातलीय तरंग कहते हैं। ये अनुप्रस्थ गति करती हैं। इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह तीनों माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है। इससे क्षति सबसे अधिक होती है। पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव मतलब धीरे ये हो गया पी वेव, ये हो गया थोड़ा बड़ा और ये तो एकदम पूरे बहुत बड़ा होता है। हाँ, इसकी आकृति संख्या अधिक होती है। ये वाला की आकृति संख्या अधिक होती है। इसकी तरंग दूरी कम होती है। इसकी आयाम ऊंचाई होती है। उसके बाद एस वेव का, इसकी आवृत्ति संख्या औसत होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य दूरी औसत होती है। इसकी आयाम ऊंचाई औसत होती है। एल वेव, इसकी आवृत्ति संख्या कम होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य दूरी अधिक होती है। इसकी आयाम ऊंचाई अधिक होती है। भूकंप के कारण क्या है? तो भूकंप का पहला कारण
नवीन वलित पर्वत का तल है। अभिसरण, प्लेट अगर आकर आपस में सटते हैं तो उसे अभिसरण कहते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। अवसरण, प्लेट अगर दूर हटेंगे तो उसे अवसरण कहते हैं। रीढ़ का प्रत्यास्था प्रचलन सिद्धांत, इसके अनुसार जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसकी एक क्षमता होती है। इसे कितना भी खींचा जाए लेकिन यह दूर नहीं हटती है और टूटती नहीं है। लेकिन जब इसे अधिकतम क्षमता तक खींच देते हैं तो वह टूटकर दूर हट जाती है और तब भूकंप आते हैं तथा जब इसे आपस में जोड़ते हैं तो ये मुड़ते नहीं हैं। भूकंप की पेटी क्या है? प्रशांत महासागर की पेटियाँ। प्रशांत महासागरीय पेटी ये विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों तथा द्वीपों में स्थित है। इस पेटी में भूकंप का लगभग 63% भाग यहीं आते हैं। यहाँ भूकंप आने का कारण अभिसरण है। प्रशांत महासागर का अभिसरण एक तरफ ऐतिहासिक थे तथा दूसरी तरफ प्रशांत महासागर का अभिसरण एक तरफ एशिया से तो दूसरी तरफ अमेरिका से होता है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गया। ये दुनिया के महत्वपूर्ण महाद्वीपों के बीचों बीच से होकर जाती है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इस पेटी पर विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। इसका भी मुख्य कारण अभिसरण है। इसका अभिसरण अफ्रीका प्लेट जब यूरोप प्लेट से टकराते हैं तथा एक तरफ इंडियन प्लेट और यूरोप प्लेट से टकरा रहे हों और ये दोनों प्लेट जहाँ मिलते हैं वहाँ हिमालय का निर्माण होता है। इंडियन प्लेट और यूरोप का प्लेट दोनों ही एक जगह पर मिलते हैं तो हिमालय का निर्माण करता है। मध्य अटलांटिक पेटी या मध्य अटलांटिक पेटी, इस प्लेट पर अवसरण होता है जिस कारण यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होती है और कटक का निर्माण कारण यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होती है और कटक का निर्माण हो जाता है। अन्य छोटे प्लेट यहाँ भी अभिसरण होते हैं। कोकोस प्लेट जो कि है मैक्सिको में है। कोकोस प्लेट मैक्सिको। नजका प्लेट पेरू। जुआन डी हो गया। फूफा प्लेट यूएसए में। जुआन डी फूफा प्लेट यूएसए। उसके बाद सुंडा प्लेट दक्षिण चीन सागर में। उसके बाद फिलीपींस प्लेट हो गया फिलीपींस में हो गया। बर्मा प्लेट हो गया अंडमान में। ओरेबियन प्लेट हो गया अरब प्रायद्वीप में। अफ्रीका रिफ्ट हो गया अफ्रीका में। अंटार्कटिका के पास कोई प्लेट नहीं है। अंटार्कटिका के पास जो है ना कोई भी प्लेट नहीं है, जिस कारण यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। भूकंपीय जोन वह क्षेत्र जो प्लेट के कगार के पास भूकंपीय प्लेट टकरा रहे हों, ठीक वही भूकंप आ जाए तो उसका भूकंपीय जोन ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। उससे दूर जाएगा तो कम खतरनाक हो जाएगा। भूकंप के खतरे को मापते हुए हम क्षेत्र को बांट देते हैं कि ये ज़्यादा संवेदनशील हैं, ये कम संवेदनशील हैं। उसे हम भूकंपीय जोन कहते हैं। भूकंपीय जोन 1 से लेकर 5 तक होते हैं। भूकंपीय जोन पहला 1 से लेकर 5 तक तीव्रता का भूकंप। और भूगोल वेताओं ने भूकंपीय जोन 1 को समाप्त कर दिया है। अभी भूकंपीय जोन 4 ही गिना जाता है। जैसे जैसे हम भूकंपीय जोन 1 से लेकर 5 की तरफ बढ़ते हैं,
हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक जॉन 5 होता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी के द्वारा किया जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाते हैं। भूकंप को जिस ग्राफ पर बनाया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। इसे मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक है। भूकंप मापने के लिए पहले मर्केलिन स्केल का प्रयोग पहले किया जाता था, जिसमें 1 से लेकर 12 अंक थे। ये हो गया रिएक्टर स्केल हो गया, ये सिस्मोग्राफ हो गया। आईएसओ इस्माइल इसे समान तीव्रता क्षति वाले स्थान से मिलाने वाले रेखा का आईएसओ सिस्मल लाइन कहते हैं। होमो सिस्मल समान समय पर आने वाले भूकंप के स्थान को होमो सिस्मल लाइन कहते हैं। ज्वालामुखी देखते हैं, चलिए। तो भारत में मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है, भारत में मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव चना के समान हो जाए तो उसे स्कोरिया कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलती है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का छेद जो है ना वो बड़ा हो जाता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे जब क्रेटर का भी आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है और उसे काल्डेरा झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? तो ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आते हैं। उसके बाद यूरोप में मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तो मृत होते हैं, सुषुप्त होते हैं और सक्रिय होते हैं। मृत ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होता है। मरा हुआ जो ज्वालामुखी होता है इसमें कोई भी विस्फोट होता नहीं है। भारत में क्या है? तो नारकोंडम है। म्यांमार में पोपा है। ईरान में क्या है? देवबंद कोहे सुल्तान। सुषुप्त ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है। सुषुप्त ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है, किंतु अभी भी विस्फोट हो सकता है। विस्फोट होता नहीं है लेकिन कभी भी हो सकता है। इटली में क्या है? बसूबियस। जापान में क्या है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में क्या है? तो सिनाका और क्रोकाटोवा। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमेशा विस्फोट उद्गार होते रहता है। ये सबसे घातक होती है। भारत में क्या है? तो ये हो गया बैरन हो गया। इक्वाडोर में क्या है? तो ये हो गया कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भारत में हो गया। बैरन ज्वालामुखी हो गया। और इक्वाडोर में क्या है? कोटोपैक्सिन है। और इटली में है क्या? स्टाम्बोली एटना। यूएसए में क्या है? तो इस पर। रूस में क्या है? तो ये हो गया बिजामियामी। इंडोनेशिया में क्या है? इंडोनेशिया में है सोमेरू। तंजानिया में कौन सा है? ज्वालामुखी है। तो ये हो गया किलिमंजारो। अंटार्कटिका में क्या है? तो इरेबस। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा
जल वाष्प तथा CO2 निकलते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, जिसे आग्नेय वलय कहते हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अलास्का को ज्वालामुखी के अधिकता के कारण हजारों धुआरों का प्रदेश कहते हैं। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? कोटापैक्सी में है। सबसे ऊंची मृत ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पे स्थित है। हवाई द्वीप पे कहाँ पे? अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोनो लोवा ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्टाम्बोली है। इसे भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब हम लोग सुनामी के बारे में देखते हैं। ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी क्या है? ये जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहलाता है। जब भूकंप कहाँ आता है? जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहलाता है। इससे तरंगों का आयाम, ऊंचाई बहुत बढ़ जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया गया। चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, अपसारी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान इसका निर्माण लावा से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं। इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग कम पड़ता है तथा इन पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग अधिक पड़ता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटते हैं, बाह्य आग्नेय तथा आंतरिक आग्नेय। ये बाह्य आग्नेय और आंतरिक आग्नेय। आंतरिक आग्नेय को दो भागों में, पतालिका और मध्यवर्ती बाह्य आग्नेय चट्टान। यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चला आए। इसका रंग काला होता है। इसके घिसावट से काली मिट्टी बनती है। बेसाल्ट। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी होने के मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टान है। आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाता है। यह दो प्रकार का होता है, पताली तथा मध्यवर्ती। पतालिका यह बहुत ही गहराई में होता है। ग्रेनाइट तथा गोबोरा मध्यवर्ती। इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुँच जाए। इसे आकार के अनुसार कई भागों में बांटते हैं। लैकोलिथ यह गुंबज के समान होता है। लेपोलिथ यह तस्तरी के समान होता है। यह दक्षिण अमेरिका में मिलता है। फैकोलिथ यह उबड़ खाबड़ संरचना में होता है। सिल यह क्षैतिज रूप लिए रहता है। यह छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाया जाता है। सिल। उसके बाद डाइक यह लोहा के समान खड़ा लंबत रहता है। सिंहभूम जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। लावा प्रवाह लेकोलिथ यहाँ से यहाँ है। इसके बाद ये हो गया ज्वालामुखी हो गया। यहाँ पे हो गया बैथोलिथ, ये वाला छोटा सा लेपोलिथ सील कहते हैं इसको। उसके बाद डाइक कहते हैं इसको।
अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान यह आग्नेय चट्टान के टुकड़े से बना है, यह आग्नेय चट्टान के टुकड़े से बना है। यह कई परतों से बनता है, इसीलिए इसे इसे परतदार चट्टान कहते हैं। सभी ईंधन की प्राप्ति अवसादी चट्टानों से होती है। अवसादी चट्टानों को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टानों के ऊपर से होता है। बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर। भौतिक अपक्षय का अभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय के प्रभाव केवल अवसादी चट्टानों पर ही पड़ता है। रूपांतरित चट्टान, अवसादी व आग्नेय चट्टान में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। नोट: चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाए जाते हैं। अग्नि चट्टान के रूपांतरण से बनी शैलें क्या हो गया, तो ग्रेनाइट नीस हो गया, बेसॉल्ट से हो गया एम्फीबोलाइट, ग्रेवो से हो गया पेटाइन। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल हो गया क्ले एवं स्लेट। चूना पत्थर का बना है, संगमरमर चूना पत्थर से बनता है। चौक एवं डोलोमाइट से बनता है, संगमरमर बनता है। बालू का पत्थर से क्लार्ट जॉइट हो गया। कांग्लोमेटर से हो गया क्लार्टजाइट। बिटुमिन से हो गया कोयला, ग्रेफाइट व हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें क्या होता है, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, स्लेट का और सिस्ट का हो गया फाइलाइट। थैंक यू फ्रेंड्स।